गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 अगस्त के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारा कल का पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था हमारा कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के एक वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है। तो ऐसा किसने किया है? ऐसा किया है चाइना ने। अब जब जम्मू कश्मीर की बात आ गई है तो 3-4 पॉइंट्स याद रखिए। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। ठीक है, कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। इसके अलावा आप लोगों को पता ही होगा कि 5 अगस्त को 370 को रिमूव किया गया था, ये भी याद है। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब 370 को रिमूव किया जाता है तो उसके अगले साल मतलब कि 5 अगस्त 2020 में यहाँ पे पहली वर्षगांठ मनाई जाती है। और उसी के एक दिन पहले पाकिस्तान क्या करता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सरक्रीक, जूनागढ़ 4 हिस्सों को अपने मैप में दिखा करके एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी करता है। ठीक, दूसरा क्या है कि जम्मू कश्मीर जब बनता है केंद्र शासित प्रदेश तो वहाँ के पहले उपराज्यपाल बनते हैं कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी क्या है कि गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल पूरा हुआ है और मनोज सिन्हा को बनाया गया जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल। इसके अलावा गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग बनाया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। अनुच्छेद 148 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक, अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है? तो अभी तो आप लोगों ने सुना होगा आधार कार्ड के बारे में कि जो कि एक यूनिक आइडेंटिटी ऑफ पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया है। कहाँ? हरियाणा में शुरू किया गया। और इसमें क्या किया जाएगा कि एक फैमिली को, वहाँ की जनसंख्या को ट्रैक करने और इसके अलावा जो भी योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसका लाभ उठाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, अगला हमारा, महिला वनडे विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिर हमारा, हाल ही में किस देश ने चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अमेरिका ने लगा दिया है। कौन कौन से? टिकटॉक और वी चैट पर। और आपको पता है कि इससे पहले भारत ने भी क्या किया है? 89 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, लेकिन अमेरिका ने जो ये प्रतिबंध लगाया है ये टिल द डेट नहीं है कि मतलब आज ही से शुरू हो गया है, ये 45 डेज के बाद इस पर बैन लग जाएगा। ठीक है, अगला हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा दिया है? तो पायलट योजना के तहत। यहाँ पे अगर इंटरनेट जहाँ पे भी नहीं है वहाँ पे लोग कैसे डिजिटली कैश का ट्रांसफ़र कर सके, तो उसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। फिर हमारा, हाल ही में रेलवे द्वारा शुरू देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका नाम है किसान रेल। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि शादिया देहलवी का निधन हो गया, वे क्या थी? तो प्रसिद्ध लेखिका और फिल्म निर्माता थी शादिया देहलवी। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रसिद्ध कथा लेखक सरली एन ग्रो का निधन हो गया, वे विजेता थी किसकी? तो पुलत्जर अवार्ड की विजेता थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, यूपीएससी का अध्यक्ष कौन बना है? तो इसके पहले तो अरविंद सक्सेना थे, लेकिन वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी को बना दिया गया है यूपीएससी का अध्यक्ष। अगला है हमारा, एसएफटीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सीवरे फीवर विद ट्रोम्बोप्रोपिया सिंड्रोम। ठीक, याद रखिएगा। और ये इसमें भी ये ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन है। ठीक, तो इस ये अभी चीन में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है अभी इससे। अगला है हमारा, भारत किस देश में होने वाले काउकास 2020 अभ्यास में शामिल होगा? तो ये जो युद्ध अभ्यास है ये कहाँ होने वाला है? ये रशिया में होने वाला है। ठीक है, और इसमें भारत भी शामिल होगा। अच्छा, भारत और रूस के भी जैसे अलग अलग देशों के बीच कुछ फिक्स युद्ध अभ्यास होते हैं जिनका अभ्यास अर्धवार्षिक या फिर द्विवार्षिक या फिर वार्षिक तरीके से होता है। ठीक, तो भारत और रूस की जो थल सेना इनके बीच एक युद्धाभ्यास होता है इंद्र। ठीक, आपको बताना है कि ये लास्ट टाइम कहाँ पे हुआ है। दूसरा, भारत और रूस के बीच एक और युद्ध अभ्यास हुआ है जो कि वायुसेना युद्ध अभ्यास था। ये कहा, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है एविया इंद्र। इसके अलावा भारत क्या कर रहा है?
इसरो का जो मिशन गगनयान है उसके जो वैज्ञानिक हैं उनको भी प्रशिक्षण कौन दे रहा है? रशिया दे रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें, संविधान की बात करें, तो आपको पता है कि भारतीय संविधान जो है ये मिली जुली खिचड़ी है। तो इसमें रशिया से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है रशिया से। ठीक, तो ढेर सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए यहाँ पे एक टॉपिक से। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें और कौन कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं, तो चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की सहित और भी जो मध्य एशियाई गणराज्य हैं, एससीओ के सदस्य हैं, ये इसमें इनको न्योता भेजा गया और ये इसमें हिस्सा लेंगे। अगला हमारा, मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है 8 अगस्त को। और आप देखेंगे जहाँ स्वच्छता की बात आती है वहाँ पे ये चश्मा ज़रूर मिलता है, और ये चश्मा किसको डिनोट करता है? किसको? तो गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी का तो 2 सपना था जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थे। एक था स्वच्छ भारत का, और इसके अलावा एक था सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब कि जो शासन हो वो सबके हाथ में हो। तो आपको पता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया, और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आ गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ 8 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा पहली बार 10 अप्रैल 2017 को की गई थी। ठीक, आपने देखा कि कहाँ, मतलब भारत में इतनी ज़्यादा खुले में शौच होते थे, लेकिन अचानक से एक इतना बड़ा बदलाव आता है कि लगभग 55 करोड़ से भी अधिक लोग क्या करते हैं? खुले में शौच के बजाय शौचालय का उपयोग करने लगते हैं। तो भारत विश्व में अपने आप को एक रिप्रेजेंट कर रहा है स्वच्छता के मामले में, कि हाँ इतने ज़्यादा संख्या में लोगों के मन में बदलाव आया है। ठीक, अब जस्ट चंपारण सत्याग्रह की बात हुई है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। ठीक, उसी 9 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर चलो 1915 में आ गए, 1916 में कुछ नहीं करते हैं, बल्कि 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलता है, यानी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा चलाया जाता है। 1917 में राजकुमार शुक्ला के आग्रह करने पर गांधी जी आते हैं चंपारण, वहाँ पे कृषकों की समस्याओं की जांच करते हैं और अपना पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। नील की खेती से संबंधित है, तिनकटिया पद्धति से। ठीक है, और इसमें इनको सफलता भी मिलती है। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि चलो सब लोग तो गांधी जी का सपोर्ट किए थे, किसने सपोर्ट नहीं किया था? तो एमजी रंगा ने गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में विरोध किया था, और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। फिर हमारा अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इस पुस्तक के लेखक नहीं, लेखिका हैं, और अयोध्या इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है, क्योंकि आपको पता है कि 5 जून को अभी क्या हुआ है कि 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ है। 5 अगस्त को ही 370 रिवोक किया गया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और अच्छा, अयोध्या से एक चीज़ याद आया, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके मन में होंगे, जो जैसे अयोध्या का मंदिर जो बन रहा है वो किस शैली में बन रहा है? तो मैंने आपको बताया था नागर शैली। तो इस तरह बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाए जिसमें जो भी अयोध्या मंदिर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको एक जगह प्रोवाइड कर दिया जाए? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो इस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इनका नाम है नीना राय। इन्होंने लिखा है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक। ठीक, इसमें अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता जी के बारे में भी इसमें जानकारी दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, नवंबर में यह बुक रिलीज होगी। अगला हमारा सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पे पीएस रानीपत से बने हैं नए महानिदेशक। और अगर सीआरपीएफ की बात आ गई है
तो याद रखिएगा, अभी महिलाओं को भी अस्थाई कमीशन दे दिया गया। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का। हालांकि काफ़ी पहले इस चीज़ की पुष्टि कर दी गई थी। इससे पहले सिर्फ महिलाएं 10 साल या मैक्सिमम 14 साल तक अपनी सेवा दे सकती थी, लेकिन अब क्या है, अब उनको अस्थाई कमीशन मिल गया है। ठीक। अब ये जो पीएस रानीपसे थे, ये इसके पहले उड़ीसा में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में। अगला हमारा कि किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च किया अपने यहाँ? तो ऐसा किया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। अगर देखा जाए तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। वायु प्रदूषण की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लॉन्च करना काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि लगता नहीं है कि प्रदूषण से बीमारी होती है। सांस संबंधी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ज़्यादातर वो किससे होती हैं? प्रदूषण से होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सरकार लोगों को 2 पहिया और ऑटो रिक्शा के लिए 30,000 और कारों के लिए 1.5 लाख रुपए की रेंज में ई वाहन खरीदने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देगी। रीजन क्या है? अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, प्रदूषण के स्तर को कम करना। ठीक है। पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी और रोड टैक्स शुल्क, पंजीकरण शुल्क भी की माफ़ी भी शामिल है। ठीक है। तो अभी ऐप का इमेज आ गया है, तो कितने लोगों ने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है? जो जिन्होंने भी इंस्टॉल कर लिया वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। कहीं आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो बेझिझक आप बता दिया करिए। ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं इंस्टॉल किया तो वो इंस्टॉल कर लें। आपको पता है कि बीओ का एग्ज़ाम 16 को है, इसके बाद लगातार एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी क्लासेस हैं, जो भी मॉक टेस्ट हैं, सब सॉल्व कर सकते हैं। करंट अफेयर भी हर टॉपिक का पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मंथली देख सकते हैं। ठीक। और इसके अलावा यूपीएससी पीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रीलिम्स फैक्ट भी पढ़ सकते हैं। अगला हमारा, किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है? तो महिंद्रा राजपक्षे ने लिया है। आपको पता है इनके भाई हैं गोतबाया राजपक्षे, ये पहले ही देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अभी क्या है, महिंद्रा राजपक्षे को जो पार्टी इनकी शुरू से ही चीन की काफ़ी करीबी मानी जाती है, और उनका सबसे बड़ा मकसद क्या है कि चीन द्वारा जो बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है। ठीक। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो कि गोटबाया राजपक्षे, इन्होंने कुछ वक्त पहले भारत के साथ बंदरगाह को लेकर हुए समझौते की समीक्षा करने का आदेश दिया था। तब महिंद्रा ने क्या किया था? खुले तौर पर उनका समर्थन किया था। ठीक। महिंदा राजपक्षे 2006 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजधानी क्या है? कोलंबो है। और क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। अगला हमारा, आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2021 की मेजबानी की जिम्मेदारी किस देश को मिली है? तो सबको पता है कि इसकी मेजबानी भारत को मिली है। ठीक है। यह T20 2020 को 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित, 2020 में भारत में होगा और 2022 में कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। इसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा इसमें कि जो अभी महिला क्रिकेट विश्व कप है, इसको भी स्थगित करके साल 2022 में फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया गया है। और रीज़न क्या है? कोविड-19 ही है। अगला हमारा, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है यहाँ पे। और इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। ठीक है। तो यह स्वदेशी लोगों की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। इसका विषय क्या है? कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलेंस। ठीक। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। क्योंकि ज़्यादातर जो दिवस होते हैं उस कौन शुरू करता है? संयुक्त राष्ट्र। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी दिवस मनाए जाते हैं उसकी घोषणा कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र करता है। अगला हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आपको पता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 8 अगस्त को मनाई गई है।
ठीक है। और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आखिरी सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें सभी भारतवासियों ने एक साथ बड़े स्तर पर भाग लिया था। कई जगह समानांतर सरकारें बनी थी, स्वतंत्रता सेनानी भूमिगत होकर भी लड़े थे। और यह ऐसे समय में शुरू हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और 1945 में ख़त्म होता है। और इसी के बीच 1942 में क्या शुरू होता है हमारा, ये भारत छोड़ो आंदोलन। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इसका प्रस्ताव पारित किया और सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसका लक्ष्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ शुरू हुआ। और इसका नारा क्या था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, दूसरा था करो या मरो। ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा रात को 12 बजे चलाया जाता है ऑपरेशन जीरो। और इस ऑपरेशन के तहत जितने भी बड़े नेता रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और देश के अलग अलग जेल में उनको रखा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें गांधी जी को, तो गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया और जो भी अन्य सदस्य थे इनको अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। ठीक। नेक्स्ट हमारा किस दिन को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। आपको पता है कि इसका उद्देश्य क्या है, गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाना, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो अब कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन कम है। तो ऐसे में हमें एक अल्टरनेट ऑप्शन रखना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो जैव ईंधन है इससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। ठीक। तो जैव ईंधन नवीकरणीय, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। क्यों 10 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 10 अगस्त 1893 में रुडोल्फ डीजल ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। डीजल इंजन के आविष्कारक भी यही थे। ठीक। भारत में विश्व जैव ईंधन का आयोजन पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। इसके उपयोग से भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाएगी और भारत के आयात में काफ़ी कमी भी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने जून 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य क्या था, एथेनॉल को बढ़ावा देना। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।